हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो उस दिन जब हम जनरल फिजियोलॉजी का पूरा हमने लेक्चर निपटाया तो उसमें मुझे दो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लॉज दिखे। वन वाज द फॉन्ट वाज नॉट क्लियरली विजिबल और वो शायद उसका रेजोल्यूशन भी काफ़ी कम अपलोड हो गया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसमें बहुत ही छोटे फॉन्ट थे, तो आई गेस वो थोड़ा सा ऐसा था कि उसके लिए रेक्टिफिकेशन ज़रूरी था, इसीलिए वो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो गया था। तो अब हम पूरा का पूरा जनरल फिजियोलॉजी कवर करने की कोशिश करेंगे और 35 to 40 मिनट का एक वीडियो रहेगा। आप इसको 2x की स्पीड पे लगाएंगे, रफ नोटबुक खोलेंगे और नोट्स बनाएंगे। साथ में बनाए हुए नोट्स इज़ फार बेटर देन आपको अगर नोट्स अवेलेबल हो जाए तो, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपके पास, और एक टॉपिक छूट गया था उस दिन, मुझे लगता है कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल वगैरह टॉपिक ये छूट गया था, तो उसको भी आज हम अगले 2 पार्ट्स में ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरल फिजियोलॉजी वैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। द रीज़न इज़ क्योंकि ये आपके और मेरे पूरे फिजियोलॉजी का बेसिक है, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू कि जनरल फिजियोलॉजी मुझे यूनिवर्सिटी के हिसाब से कैसे करना है काजल दी, तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसमें काफ़ी कम चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और सिर्फ 5-6 टॉपिक्स पे ही फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा अगर आप लोग की यूनिवर्सिटी में कोई और क्वेश्चन आता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में, ताकि वो टॉपिक भी कवर हो जाए। और सबसे पहले जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से LAQ वैसे तो बहुत ही कम फ्रीक्वेंट है, बट मुझे याद है मेरे यूनिवर्सिटी में RMP आ गया था। यस, कुछ बुक में वो नर्व मसल फिजियोलॉजी में दिया हुआ है, लेकिन मेरे इसमें जनरल फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंगली आ गया था सिलेबस के हिसाब से, तो इसलिए हम RMP यहाँ कर रहे होंगे। और बाकी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, बट आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके 0 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यही कुछ 5-6 टॉपिक है। सबसे पहले अगर देखो तो RMP आपसे पूछते हैं। RMP चाहे वो इधर पूछ ले या नर्व मसल में आ जाए, तो RMP फ्रीक्वेंट हो चुका है अब 2018-19 के बाद, ठीक है। इसके अलावा एक बॉडी फ्लूइड्स एंड कंपार्टमेंट, इसको या तो टोटल बॉडी वाटर के नाम से दे देते हैं या तो बॉडी फ्लूइड्स एंड कंपार्टमेंट के नाम से दे देते हैं। तो दोनों ही केस में इट इज़ सेम, ठीक है। आपको दोनों में से कोई भी क्वेश्चन दे दे, इट्स सेम। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास होम्योस्टेसिस के ऊपर SAQ बहुत फ्रीक्वेंट आता है। इसके अलावा जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जाम्पल हमसे काफ़ी फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल जंक्शंस। तो सेल जंक्शंस के ऊपर हमारे पास गैप जंक्शन के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा सेल जंक्शन से पहले हम एक चीज़ पढ़ रहे होंगे, कैम होते हैं सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको वैसे तो कुछ नहीं पूछते, लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे आपको कभी कभी शॉर्ट नोट दे देते हैं। और इसके अलावा जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, इसके ऊपर काफ़ी फ्रीक्वेंट SAQ आ जाते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन पंप है, मतलब जो प्रोटॉन पंप है, वो हमको गैस्ट्रिक जो चैप्टर है, मतलब स्टमक GI चैप्टर, उसमें पूछ लेते हैं यूजुअली एसिड सिक्रीशन में। बट सोडियम पोटेशियम पंप हमको SAQ में एज अ जनरल फिजियोलॉजी में भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। तो या तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या तो इन टॉपिक्स को देख लो, और इन दो अगले, मतलब एक ये वीडियो में और एक आने वाले अगले वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। और स्टार्ट करते। सबसे पहले देखो, हमको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ LAQ याद रखना है वो RMP होना चाहिए। हमको एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो SAQ याद रखना है वो होम्योस्टेसिस होना चाहिए, सेल जंक्शंस होना चाहिए, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल, और सोडियम पोटेशियम पंप होना चाहिए। ये हमको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलो, अब अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हम देखें टोटल बॉडी वाटर, तो टोटल बॉडी वाटर का मतलब क्या है? टोटल बॉडी वाटर का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी में कितना वाटर है, कितना पानी है, इसका कैलकुलेशन इज टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। अब जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो क्या बोल सकते हैं इसको, टूटा हुआ है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग हमारे कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। एक है हमारा ICF, एक है हमारा ECF। अगर यहाँ पे पेज अवेलेबल हो तो हम देख सकते हैं, रही अवेलेबल है। ओके, एक पेज ले लेते हैं ताकि हमको कोई दिक्कत नहीं हो। लेट अस टेक अ पेज। ओके, चलो देखो, समझो। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं मेजर। एक होता है, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये तुम्हारा एक डब्बा, एक सेल है। इसके अंदर जो भी चीज़ है वो है ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। इसके बाहर जो भी चीज़ है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो 2 कंपार्टमेंट वहाँ मेजर है। सेल के अंदर वाला पूरा कंपोनेंट इंट्रा सेलुलर, सेल के बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर। अब समझो कि एक ये सेल था काजल दी, एक ये सेल था, ठीक है। इसके बीच में जो फ्लूइड है इसको क्या बोलेंगे?
वैसे तो ये ECF के अंदर ही आना चाहिए आइडियली, क्योंकि सेल के बाहर है, ECF के अंदर ही आता है, पर इसका नाम रहता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ISF। ठीक है, और एक अलग तरह का फ्लूइड होता है जो कि वैस्कुलर सिस्टम में मतलब ब्लड में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं क्या काजल दी? प्लाज्मा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स हैं जो हमको अच्छे से जिनके बारे में पता होना चाहिए ताकि हमको आगे दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि टोटल बॉडी वाटर मतलब कितना पानी है हमारी ह्यूमन बॉडी में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी पढ़ाई, इसका स्टडी इस टोटल बॉडी वाटर। और ये डिफरेंट फ्लूइड कंपार्टमेंट में, चाहे वो ICF हो, चाहे वो ECF हो, चाहे वो प्लाज्मा हो या इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो, उसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इस टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, टिपिकली एडल्ट मेल में 60% वाटर है। ठीक है, मतलब अगर किसी का वेट ऑलमोस्ट 24 किलो है, ठीक है, तो 24 किलो का अगर हम 60% निकालें वो हो जाएगा इसका काजल दी क्या? TBW, टोटल बॉडी वाटर। ये किसके लिए काजल दी? फॉर अ मेल। ठीक है, अगर यही फीमेल की बात करें तो 60 की जगह क्या हो जाएगा काजल दी? 50% वाटर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, अंडरस्टैंड फ्लूइड कंपार्टमेंट हमने बात की कि 2 तरह के फ्लूइड कंपार्टमेंट्स है, एक है ICF और एक है ECF। ICF मतलब इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब अंदर। ठीक है, तो एक सेल के अंदर जो फ्लूइड है इसको हम इंट्रा सेलुलर बोलते हैं। अब हमको एक चीज़ याद रखना है कि काजल दी ये मेरा सेल के अंदर वाला फ्लूइड, ये मेरा सेल के बाहर वाला फ्लूइड। ठीक है, जितना भी फ्लूइड है वो सेल के बाहर वाला। ठीक है, अब जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है या ICF जो है वो 2/3 है। 2/3 मतलब 60 का अगर 60% वाटर है तो 40% जो टोटल बॉडी वाटर है वो ICF में है। ठीक है, तो ECF कितना बचा काजल दी? ऑब्वियस है 1/3। 1/3 मतलब कितना काजल दी? 60 का 20% इज ECF। ठीक, बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ICF 2/3 कंट्रीब्यूट करता है टोटल बॉडी वाटर का, और ICF मतलब वो फ्लूइड जो कि सेल के अंदर है और जो हमारे सेलुलर प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाइल इट कम्स टू ECF, ये 1/3 है, सेल के बाहर रहता है जो पानी, उसको बोलते हैं। अब इंटरस्टिशियल मतलब क्या हुआ काजल दी? कि एक सेल दूसरा सेल, इसके बीच में जो भी फ्लूइड है दैट इज इंटरस्टिशियल। ठीक है, और इंट्रावेस्क्यूलर मतलब जो हमारे ब्लड हीमो वाले सिस्टम है, हीम वाले सिस्टम में रहता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। नाउ अगर हम एडल्ट मेल की बात करें काजल दी, तो इन एडल्ट मेल जो हमारा 60% टोटल बॉडी वाटर है, वो टोटल बॉडी वेट का हमारा 60% वाटर है। फीमेल की बात करें तो 10% कम होता है, दैट इज 50%। डिपेंड करता है कि एज क्या है ना, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, बट हम ऑन एन एवरेज अगर माने तो फीमेल में 10% पानी कम होता है। प्रोटीन ऑलमोस्ट 15%, फैट भी 15% है, और बचा कुचा जो मिनरल वाला पोर्शन है वो 7% है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इसका फर्दर एक क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन वही हमने जो अभी बनाया था कि टोटल बॉडी वाटर काजल दी कितना, अगर मैंने माना 60%, अगर मेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसमें 2 तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एक होगा ICF, एक होगा ECF, है ना। तो ICF कितना होगा काजल दी? 60 का 2/3, 2/3 मतलब कितना होगा काजल दी? 40%, है ना। और ECF कितना होगा? 20%, 60% कितना होगा? 60% ये 40%, राइट। तो 40% मतलब कितना हो गया काजल दी? 1/3। 1/3 का मतलब कितना हो गया? ये 20%, राइट। तो ये हमारे पास क्या है? ICF और ECF का क्लासिफिकेशन। अब समझो, ECF में भी हमने देखा कि 2 तरह के फ्लूइड्स है, राइट। एक हमने देखा कि काजल दी इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड है, मतलब जिसको हमने प्लाज्मा बोला था, और एक हमने देखा था 2 सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है जिसको हमने ISF बोला था। ठीक है, तो जो ISF का कॉन्ट्रीब्यूशन है, अब अगर हम ECF को भी फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो जो ISF है वो है ऑलमोस्ट 15%। ये किसका 2/3 हो गया काजल दी? ये 2/3 हो गया मेरे ECF का, हो गया ना। और हमारे पास दूसरा आता है दैट इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा है ऑलमोस्ट 5%, जो कि किसका 1/3 हो गया काजल दी? ECF का 1/3 हो गया। ठीक, ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट चीज। तो यही क्लासिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल बॉडी वाटर जो है जिसमें ICF 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कितना? 2/3 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वाइल जो ECF है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/3 मतलब 20%। अब इस 20% को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है एज प्लाज्मा 5% और इंटरस्टिशियल फ्लूइड एज 15%। ठीक है,
अब दो इम्पॉर्टेंट जो हमारे फैक्टर है, अब समझो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि काजल दी 60 अंदर क्यों 40 बाहर क्यों, है ना, ऐसा होना चाहिए ना, 50-50 का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 50-50 क्यों नहीं है, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, वाटर को जिधर कम है उधर की तरफ मूव करना चाहिए। तो इसको प्रॉपर एक कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए कि आईसीएफ की तरफ ज़्यादा हो, ईसीएफ की तरफ कम हो, इसके लिए हमारे पास काम आता है दो इम्पॉर्टेंट प्रेशर्स या फोर्सेस, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक और दूसरा है इसके अलावा ऑनकोटिक। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है कि भाई जहाँ ज़्यादा पानी है उधर की तरफ से, मतलब पानी जो हमारा जिधर कम है उधर की तरफ आएगा। ठीक है, वो मोर वाटर सॉल्वेंट से लेस वाटर सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। बट जो ऑनकोटिक प्रेशर है, ऑनकोटिक प्रेशर मतलब सॉल्यूट अपनी तरफ पानी को खींचेगा, इज ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर एग्जाम्पल से अगर समझो, जब हमको डिहाइड्रेशन होता है, वॉमिट, डायरिया होते हैं, तो हमको ओआरएस देते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ओआरएस जो होता है, ओआरएस में हमारे पास सोडियम है, तो पहली बात तो सोडियम ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाएगा तो हमको एनर्जी मिलेगी। दूसरा, सोडियम क्या करवाएगा, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन बढ़ाएगा। सोडियम खुद जिधर जाएगा उधर वाटर को लेके आएगा। तो सॉल्यूट जो हमारा वाटर है वो हमेशा सॉल्यूट की तरफ भी अफिनिटी रखता है, अट्रैक्टेड है। तो इसीलिए ऑनकोटिक प्रेशर सॉल्यूट के द्वारा लगाया जाता है, वही जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो वाटर के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए जो हमारे अंकल थे, एक अंकल, वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमको बता दी। इसको हम बोलते हैं फिक्स प्रिंसिपल। ठीक है, फिक्स प्रिंसिपल दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने बोला V इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 अपॉन C। मतलब क्या काजल दी, मतलब इसका ये है कि मुझे अगर एक कंपार्टमेंट का वॉल्यूम चाहिए, पता करना है, मतलब चाहिए तो ठीक है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पहली बात A1 मैंने कितना फ्लूइड उसको दिया। अगर मैंने 100 ml फ्लूइड दिया, ठीक है, कितना फ्लूइड एक्सक्रीट हो गया, 10 ml फ्लूइड एक्सक्रीट हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मान लो 5 ग्राम। तो अगर मेरे पास ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं तो मैं उस फ्लूइड का, मैं उस कंपार्टमेंट का जो फ्लूइड का वैल्यू है वो निकाल सकता हूँ। ये हमारे फिक्स अंकल ने कोशिश की थी बताने की। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल बॉडी वाटर फिक्स प्रिंसिपल से V इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 अपॉन C, जहाँ पे V क्या है, फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है, A मतलब मैंने कितना फ्लूइड इंजेक्ट किया, A2 माइनस A मतलब माइनस A2 मतलब कितना फ्लूइड एक्सक्रीट हुआ, उसको माइनस कर दो, C मतलब सॉल्यूट कितना है। इससे हम पता कर सकते हैं कि मैं जिस कंपार्टमेंट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड उस कंपार्टमेंट में कितना है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइज जो हम यूज़ करते हैं। तो डाई यूज़ करने के लिए हमको ऐसे समझना है कि कुछ भी, अगर ऐसे समझो कि काजल दी, अगर मुझे टोटल बॉडी वाटर किसी से भी निकल जाता, किसी से भी, मतलब चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट से निकल जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक से निकल जा रहा है, तो फिर बहुत ही आसान गेम हो जाता। इसीलिए, लेकिन क्या है, चॉकलेट डाइजेस्टेबल है, चॉकलेट खाओगे चॉकलेट का कुछ और बन जाएगा। तुमने ग्लूकोज से अगर सोचा कि ग्लूकोज से टोटल बॉडी वाटर निकालते हैं, ग्लूकोज जाके बॉडी में CO2 वाटर बना करके खत्म हो चुका है, ATP निकाल करके खत्म हो चुका है, तो तुम वेट कर रहे हो कि ग्लूकोज कितना एक्सक्रीट हुआ, ग्लूकोज कितना बचा, तुम अलग ही कैलकुलेशन कर रहे हो। इसीलिए जो हमारे डाई होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर होने चाहिए जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे कैलकुलेशन के लिए। अब वो सबसे पहला फीचर क्या है कि डाई शुड बी नॉन टॉक्सिक। जैसे हम रिलेशनशिप में बंदा नॉन टॉक्सिक ढूंढते हैं, बंदी नॉन टॉक्सिक ढूंढते हैं, वैसे जो मेरा डाई है इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक का मतलब क्या, काजल दी, कि ऐसे नहीं है कि तुम ऑर्गेनोफॉस्फेट खा रहे हो, मतलब तुमने ऐसा कुछ खा लिया कि वो जहरी बन जाए या तुम्हारा सिस्टम ही फेल हो जाए। तो इसीलिए तुम जो डाई ले रहे हो, जो डाई तुमको इंजेक्ट किया जा रहा है, श्योरिटी है कि वो डाई टॉक्सिक नहीं है। डाई शुड बी नॉन टॉक्सिक, वो सिर्फ डाई का काम करे, जहर का काम ना करे। ठीक है, इसके अलावा इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये वाला डाई है काजल दी, तो इसका ना सॉल्यूट की तरफ एफिनिटी ज़्यादा है, तो जिधर सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या तो एक कॉर्नर में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दूसरा कॉर्नर खाली रह जाएगा, और हमने जिधर से निकाला वैल्यू हमको गलत मिल गई। इसीलिए उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उस कंपार्टमेंट में वो इक्विवेलेंट होना चाहिए कि मैं किधर से भी निकालूँ मुझे वैल्यू सही मिले, एग्जैक्ट मिले, एक्यूरेट मिले। ठीक है, इसके अलावा तीसरा नॉन मेटाबोलाइजेबल। अब मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल दिया कि तुमने ग्लूकोज खाया, तुमने ऐसा ग्लूकोज डाई यूज़ किया, ठीक है, और फिर हम वेट कर रहे हैं कि चलो अब वॉल्यूम मिलेगा, अब वॉल्यूम मिलेगा, अब वॉल्यूम मिलेगा।
और ग्लूकोज तो बॉडी में कुछ और काम कर चुका है, ग्लूकोज ने तोड़ करके CO2, H2O और ATP बना के खत्म कर दिया। ग्लूकोज है ही नहीं, अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए हम ऐसा कुछ नहीं यूज़ कर सकते जो बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाए, क्योंकि अगर मेटाबोलाइज हो गया तो हमको जो हमने जो प्रोडक्ट दिया वो तो बचा ही नहीं, खत्म हो गया ना वो प्रोडक्ट, चाहे थोड़ा सा भी मेटाबोलाइज क्यों ना हो। इसीलिए यूजुअली इनुलिन यूज़ करते हैं, है ना, इनुलिन GFR में चेंज नहीं होता ना। इसके अलावा हम मैनिनटॉल यूज़ कर सकते हैं, जो हमसे हमारी बॉडी में वो नहीं हो, क्या कहते हैं, मेटाबोलाइज नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा वैल्यू नोन होनी चाहिए। फिक्स प्रिंसिपल में एक चीज़ थी कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कितना डाई तुम्हें दिया है, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कितना डाई एक्सक्रीट हुआ है, तब जा करके मैं उस कंपार्टमेंट का फ्लूइड का वॉल्यूम निकाल पाऊंगी। तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कितना वॉल्यूम इंजेक्ट किया है, तो मैं वॉल्यूम तक तो जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो कभी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हम जो जितना डाई दे रहे हैं इसका वॉल्यूम मुझे अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फीचर्स है। अब डाई जो यूज़ होते हैं वो टोटल बॉडी वाटर निकालने के लिए जो हमारे डाई यूज़ है वो है D2O, T3O, मतलब ऐसे मैं याद कर लेती हूँ कि D2 मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, T3O मतलब ट्रीटियम ऑक्साइड, ट्रीटियम मतलब H3 होता है ना, ठीक है, और अमाइनो पायरिन। इसके अलावा ECF को कैलकुलेट करने के लिए हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज जैसे कि क्लोराइड ले सकते हैं, सल्फेट ले सकते हैं, आयोडाइड ले सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और नॉन मेटाबोलाइजेबल डाइसैक्राइड लेंगे, जैसे कि पता है इनुलिन डाइजेस्ट नहीं होता, मेटाबोलाइज नहीं होता, मैनिनटॉल ले सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा निकालने के लिए हम इवांस ब्लू डाई यूज़ करते हैं और रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज़ कर सकते हैं। अब एक लफड़ा है इसमें, देखो इसमें भी ट्विस्ट है, जैसे हमारी लाइफ में ट्विस्ट हो रहा है वैसे इसमें भी ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट क्या है कि हम आई वाले चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्ट, मतलब आई से क्या कहा जल्दी, ICF, आई से क्या कहा जल्दी, ISF। तो मैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी डायरेक्ट डाई दे करके। जैसे मैंने देखा ना कि टोटल बॉडी वाटर में काजल दी ड्यूटेरियम ऑक्साइड दे देंगे और ड्यूटेरियम ऑक्साइड से जितना मैंने वॉल्यूम दिया जितना एक्सक्रीट हुआ करके फॉर्मूला निकाल करके कैलकुलेशन हो जाएगा। बट ये हमारे पास ICF के लिए वैलिड नहीं है, ये हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिए वैलिड नहीं है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम करेंगे क्या कि तुमने निकाला टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। अब टोटल बॉडी वाटर किस किस का बना हो काजल दी, ICF और ECF का बना है, राइट। अब हमको क्या करना है, हमने ECF भी कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हम ECF कैलकुलेट कर सकते हैं क्या बोलते हैं नॉन मेटाबोलाइजेबल डाइसैकेराइड से और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, राइट। तो मैंने ECF भी कैलकुलेट कर लिया, मैंने टोटल बॉडी वाटर कैलकुलेट कर लिया। तो जब मेरे पास इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो मैं इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकती हूँ, राइट। सेम हमको करना है व्हेन इट कम्स टू ISF मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो मुझे ECF की वैल्यू पता चल गई का जल्दी। अब ECF दो ही चीज़ से बना, या तो प्लाज्मा से या तो ISF से। तो प्लाज्मा के लिए मैंने इवांस ब्लू डाई यूज़ कर लिया, ICF के लिए मैंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ कर लिया। इनकी वैल्यू हमारे पास नोन है, तो अगर मेरे पास इसकी वैल्यू नोन है तो इस अननोन को भी हम नोन बना सकते हैं, राइट। यही चीज़ है ना। अब यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि वी कैन नॉट कैलकुलेट ICF और इंटरस्टिशियल फ्लूइड डायरेक्टली, इसीलिए हम ICF निकालने के लिए टोटल बॉडी वाटर में से ECF को माइनस कर देंगे और ISF निकालने के लिए ECF में से प्लाज्मा को माइनस कर देंगे। आ गया समझ पे, आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला टॉपिक जो कि था टोटल बॉडी वाटर। इसमें अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस पहले टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे विद सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन देख लेंगे। आप ICF ECF का अगर आपको अच्छे डायग्राम आते हैं आप बना सकते हैं, नहीं भी आते तो डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम फिक्स लॉ तो देखेंगे ही, डाइस के क्या हमारे पास वो है, क्या कहते हैं कंडीशंस या आइडियल डाई क्या होता है ये लिखेंगे। फिर कैलकुलेशन जो हमने देखा कि टोटल बॉडी वाटर के लिए क्या डाई यूज़ हुआ है, ये सब। और एक चीज़ हम इसका क्लिनिकल लिख सकते हैं वैसे कि जो हमारे पास न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं ना उसमें क्या होता है ECF जो है वो बड़ा होता है, लेकिन ICF अपॉन ECF का रेशियो कम होता है। शायद मैं कुछ उल्टा तो नहीं बोल रही हूँ। इसके कारण क्या होता है, दे आर मोर प्रोन टू डिहाइड्रेशन, इसलिए उनको डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन बहुत फ्रीक्वेंट बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, गैप है क्या पूरा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना, एक कॉन्स्टेंसी मेंटेन करके रखना
मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है शुड नॉट इम्पैक्ट माई इंटरनल एनवायरनमेंट, या अगर इम्पैक्ट कर भी रहा है तो मेरे इंटरनल एनवायरनमेंट का जो कंडीशन है या मेरे इंटरनल एनवायरनमेंट का जो सिचुएशन है वो इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए मेरे इंटरनल एनवायरनमेंट। देखो ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है या इंटरनल मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, दैट इज सो पावरफुल, वे मोर पावरफुल देन वी एवर एक्सपेक्ट, या हम जितना बॉडी को कंसिडर भी नहीं करते उससे ज़्यादा पावरफुल, एक्यूरेट, प्रिसाइज हमारी बॉडी का वो है मैकेनिज्म, चाहे वो किसी भी तरह का हो। बॉडी बहुत जल्दी नहीं फेल होती है, बॉडी बहुत एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, पैथोलॉजिकल हो, उसके बाद टेंड टू लूज देयर इक्विलिब्रियम सिस्टम। तो इसी इक्विलिब्रियम को कि मेरा नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल इंसान में मेरा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो नियरली कांस्टेंट रहे। अब नियरली कांस्टेंट क्यों एक आ जाती, क्योंकि हम एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसे अपने बोलते हैं ना 10 में से 9, 10 में से 8 हमारे मार्क्स होते हैं, लेकिन बॉडी के लिए अगर कोई वैल्यू 1 है तो वो एग्जैक्ट 1 नहीं है, वो 0.8 भी है और वो 1.2 भी उसके लिए नॉर्मल है। तो इसीलिए दोनों ही रेंजेस नॉर्मल में आ गए, इसीलिए नियरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना इज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस जब आप टर्म देखेंगे तो आपको 2 साइंटिस्ट याद रखने हैं, क्लॉड बर्नैर्ड और वॉल्टर बुchanan अंकल। क्लॉड बर्नैर्ड ने टर्म दिया था जिसको बोला था मिलियू इंटीरियर। मिलियू इंटीरियर का मतलब है अंदर का इन्वायरमेंट, वातावरण, ठीक है, अंदर का जो इन्वायरमेंट है, इस टर्म को उन्होंने दिया था मिलियू इंटीरियर। वाइल जो वॉल्टर बुchanan अंकल थे उन्होंने एक्चुअली में ये टर्म दिया था जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो होम्योस्टैसिस हमको किसने दिया जल्दी, वॉल्टर बुchanan अंकल ने, ठीक है। ओके, अब हमको होम्योस्टैसिस में रेगुलेट क्या करना है, बॉडी का क्या काम है होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए, बॉडी क्या 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 करती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, बॉडी सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन आता है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हमारे पास पूरा का पूरा एक सेंटर है हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बॉडी का, कि जैसे ही आपको ठंड लगेगी आप शिवर करना स्टार्ट कर दोगे। शिवरिंग से क्या होगा, आपको एक हीट प्रोड्यूस होगा, बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो आपको थोड़ी थोड़ी गर्मी लगेगी। सेम आप जब धूप में रहते हैं आपको पसीना निकलता है, पसीना से क्या होता है, वो जो हमारे पास इवेपोरेशन के थ्रू, मतलब जो हमारे पास स्वेट होता है उसमें क्या होता है, इवेपोरेशन होगा, बाहर से हवा लगेगी, आपको कूलिंग मिलेगा, तो वो बॉडी को कूल डाउन करने की कोशिश, एफर्ट रहता है, बॉडी को कूल डाउन करने की कोशिश रहती है। पहले बॉडी को थोड़ी पता था कि एसी जैसी चीज़ भी होती है ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही पीएच रेगुलेट करने के लिए हमारे पास पीएच में भी हमने मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, ये टर्म्स हमने पढ़े जब हमारे पास हमारा पीएच डिस्टर्बेंस मिलता है, राइट। हमारे वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि वाटर कम, डिहाइड्रेशन, वाटर ज़्यादा तो कभी यूजुअली होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पोटेशियम का इम्बैलेंस हुआ हार्ट एक्टिविटी जाएगी, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा। कैल्शियम का इम्बैलेंस हुआ हार्ट एक्टिविटी भी जाएगी, नर्व का कंडक्शन भी इम्पैक्ट होगा, मस्क्यूलर कंडक्शन भी इम्पैक्ट होगा। इसीलिए बॉडी कोशिश करती है कि मैं कैल्शियम, अगर मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी अगर आयन भी है मेरा, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक बैलेंस में मेंटेन करके रख सकूँ। इसीलिए ज़्यादातर कुछ आयन्स हम रिजर्व करके रखते हैं कि अगर मेरे को फ्यूचर में काम आए, तो अगर नहीं मिले तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ, यूटिलाइज कर सकूँ। ये बॉडी का मैकेनिज्म है, राइट। जैसे हमने देखा कि आयरन स्टोर होता है, राइट। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो अगर हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा यूरिया साइकिल पढ़ा है, राइट। अमोनिया से यूरिया बनाते हैं। क्या लॉजिक है इसको बनाने का, अमोनिया को वैसे भी एक्सक्रीट कर सकते थे, राइट। लेकिन अमोनिया बीइंग अ वेरी पॉइजनस तो क्या ही बोल सकते हैं, हाँ वेरी हार्मफुल, टॉक्सिक बोल सकते हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा और ये जा सकता है हमारे ब्रेन में, और इट कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। तो हमारे पास इमीडिएट हमको चाहिए कि अमोनिया बनता जाए, यूरिया में कन्वर्ट होता जाए और एक्सक्रीट होता जाए। हर तरह के यूरिक एसिड बनता जाए, निकलते जाए, कन्वर्ट होता जाए, एक्सक्रीट होता जाए, ताकि एक कॉन्स्टेंट मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टैसिस का कंडीशन मेंटेन रह सके, ठीक है। गैसेस का बैलेंस मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, नाइट्रोजन तो फिर भी कम, ऑक्सीजन CO2 का बैलेंस ज़रूरत है। कि अगर हमको कभी ऐसा लग रहा है कि हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन में देखा है कि अगर CO2 हमको ज़्यादा निकालना है, मतलब हमको या तो हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जैसे आप रनिंग करके आ रहे हैं, और या तो CO2 ज़्यादा एक्सक्रीट करना है और रिलीज करना है। उस पर्टिकुलर केस में हमको क्या देखने को मिलता है, हाइपर वेंटिलेशन। हमको ज़्यादा ऑक्सीजनेशन चाहिए, हम जोर जोर से सांस लेते हैं, जोर जोर से सांस लेते हैं, दैट इज हाइपर वेंटिलेशन, राइट। अब आता है हमारे पास, और एट लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है रिप्रोडक्शन, क्योंकि दिस इज द मोस्ट, क्या बोलते हैं,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट। अब आते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हमारे पास आता है कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव और फीड फॉरवर्ड। तो फीड फॉरवर्ड मुझे लगता है कि मैंने लास्ट वीडियो में भी नहीं बताया था। फीड फॉरवर्ड सबसे पहले डिस्कस करे थे। तो ये इसको एक एडेप्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म में बोलते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन समझो, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक जैसे हमको रिस्पॉन्स मिलता है, हम रिस्पॉन्स को सेंस करते हैं और हम रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ये थोड़ा सा फास्टर वे है। और अगर ये एक्चुअली में रिस्पॉन्स, अगर ये सेंसरी सिस्टम है, ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है, ठीक है, फिर ब्रेन से सेंसरी तक आना है, तो अगर इसमें कहीं पे भी हैम्पर हुआ तो हमारे पास तुरंत से रिस्पॉन्स आता है, जिसके कारण अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, तो रिस्पॉन्स हमको फास्ट, क्विक, इफेक्टिव मिल सके, इस चीज़ के लिए होता है एडेप्टिव कंट्रोल। और ये भी काइंड ऑफ एक नेगेटिव फीडबैक जैसा ही रिस्पॉन्स है, ठीक है। बट हमको जो डिटेल में पढ़ना है दैट इज नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक हम उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन जितना पॉजिटिव फीडबैक के एग्जाम्पल है। तो पॉजिटिव फीडबैक के एग्जाम्पल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारे वेरी एसईक्यू के लिए। वेरी एसईक्यू के लिए भी पढ़ना होता है क्या काजल दी? देखो, नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि अगर एक पैरामीटर, एक एक्टिविटी, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी का एक पैरामीटर चाहे बढ़े वो भी खराब, चाहे घटे वो भी खराब, है ना, क्योंकि हमको होम्योस्टेसिस, वो क्या मतलब है, हमको नियरली कांस्टेंट रखना है। तो चाहे बढ़े तो भी खराब, घटे तो भी खराब, दोनों ही केस में क्या होगा, एक मैकेनिज्म, एक फीडबैक, एक कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट होगा जो कि कोशिश करेगा कि बढ़ा हुआ है तो भी नॉर्मल पे लाओ, घटा हुआ है तो भी नॉर्मल पे लेकर के आना है, ठीक है। अब इसके लिए हम समझेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी एक्टिविटी का स्टिमुलस अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो स्टिमुलस बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ स्टिमुलस ही एक्चुअली में इसका रिस्पॉन्स वो करता है, क्या कहते हैं, सेंस करवाने में काम आता है, ठीक है। तो अगर स्टिमुलस बढ़ा हुआ होगा तो हमको जो पैरामीटर्स है वो कम करने हैं। जैसे ही पैरामीटर कम होगा, हमने चेंजेस किए, अब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बैरो रिफ्लेक्स, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बीपी। बीपी बहुत क्विक, फास्ट, हमको इसका रेगुलेशन चाहिए होता है हमेशा। हम जब ब्लड प्रेशर देखेंगे उसमें भी आता है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, बट बीपी नेगेटिव फीडबैक का एक अच्छा एग्जांपल है कि जैसे ही बीपी बढ़ेगा बॉडी सेंस करेगा, सिग्नल जाएगा मेडुला को, इफ्रेन फाइबर से वापस आएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, सिंपैथेटिक की एक्टिविटी कम हो जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी बढ़ती है तो जो हमारा फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा, और सिंपैथेटिक की एक्टिविटी कम हो गई तो हार्ट रेट कम, कार्डियक आउटपुट कम, अल्टरनेटिवली बीपी कम, ठीक है। बाकी 99% जो हमारा हार्मोनल रेगुलेशन है वो चल रहा है हमारे पास इसी से, किससे कहा जल्दी, नेगेटिव फीडबैक से, एक्सेप्ट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो पॉजिटिव फीडबैक से काम करता है, राइट। ऑक्सीटोसिन हमारे पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल से काम करता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन सेम, हम जब HCl सिक्रीशन देखेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो HCl सिक्रीशन भी हमारे पास नेगेटिव फीडबैक के थ्रू काम करता है। नाउ एक एग्जांपल देखें तो ये TRH है। TRH हाइपोथैलेमस में जो कि TSH का रिलीज करवाता है पिट्यूटरी से, और पिट्यूटरी T3 और T4 रिलीज करवाता है। पर जब T3 T4, अब TRH से बार बार सिग्नल आ रहा है, कॉन्टिन्यूस सिग्नल आ रहा है, तो TSH सिग्नल जा रहा है। अब TSH के पास जब बार बार सिग्नल आ रहा है तो TSH बार बार T3 T4 को भेज रहा है। अब T3 T4 बढ़ रहा है, जब तक नॉर्मल तक बढ़ा इट्स ओके, जब नॉर्मल से बियॉन्ड हो गया तो अब बॉडी को चाहिए कि भाई ये तो खराब हो सकता है। अब ये बढ़ा हुआ T3 T4 ही क्या करेगा, सबसे पहले तो TSH को बोलेगा कि अपनी एक्टिविटी कम करो, तब मेरा रिलीज कम हो सकता है, और फिर ये TRH को भी सिग्नल भेजेगा कि कम कर भाई, और जब TRH TSH दोनों की तरफ से सिग्नल वापस कम होगा तो T3 T4 का लेवल नॉर्मल पे आ जाएगा। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, देख सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस हमको बड़ा भी मिल सकता है, स्टिमुलस हमको घटा हुआ भी मिल सकता है। एग्जाम्पल अगर ले हाई बीपी, हाइपरटेंशन, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ। अब ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा तो हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स है, और बहुत ही सेंसिटिव रिसेप्टर्स है, बहुत जल्दी प्रेशर चेंज को डिटेक्ट करने की पावर रखते हैं, ठीक है। तो बैरो रिसेप्टर्स ने देखा कि भाई ब्लड प्रेशर तो 120/80 से बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो इन्होंने ये बैरो रिसेप्टर से निकलते हैं एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट मतलब सेंसरी फाइबर्स, जो कि जो हमारे सेंसेस है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, उसको लेकर के जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो ये एफरेंट फाइबर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक सेंटर है जिसको बोलते हैं मेडुला, वहाँ मेडुला में है। मेडुला में जाके ये रिस्पॉन्स देंगे कि भाई देखो बीपी बढ़ा हुआ है,
तो आप कुछ करो जिसके कारण जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल पे आ सके, नियर नॉर्मल पे आ सके। तो मेडुला आप चेंजेस करेंगे, मेडुला से निकलेंगे इफरेंट फाइबर, जो कि क्या करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कर देंगे कम, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट एंड फाइट है, स्ट्रेस एंजाइटी वाला सिस्टम है, जहाँ पे हमको हार्ट रेट बढ़ा हुआ चाहिए, कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ चाहिए। तो हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको बोला चलो थोड़ी देर रिलैक्स करो, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको कर दिया एक्टिवेट। इसके कारण क्या हो गया कि हमारा हार्ट रेट हो गया कम, जितने भी कार्डियक रेगुलेशन है ऑलमोस्ट उसको कम कर दिया। जैसे ही ये कम हुए तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिक कम हो गया। तो रिस्पॉन्स हमको क्या मिल गया, बीपी कम। देखा हमारी बॉडी कितनी एडवांस है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब आपने एक होटल खोला, ठीक है, और आपने एक डिश बनाई और कोई इंसान खाने गया, उस इंसान ने उस डिश को कॉम्प्लीमेंट किया, अच्छा बोला, बहुत ही बढ़िया बोला कि इसमें स्पेशल टेस्ट है, यूनिक फ्लेवर है ना, यूनिक अरोमा है इसका। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट टाइम, और ज़्यादा कस्टमर्स को वो जो हमारा ड्रेस बोल दिया था क्या मैंने, ड्रेस नहीं, खाना क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलना चाह रही थी, ठीक है। तो वो डेजर्ट आप और ज़्यादा लोगों को देना चाहोगे, क्योंकि आपको वहाँ से कॉम्प्लीमेंट मिला, पॉजिटिव फीडबैक मिला। तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ही यही है कि अगर मेरा जो इनिशिएटिंग स्टिमुलस है उससे मुझे, मतलब इनिशिएटिंग स्टिमुलस अगर कुछ अच्छा मिल गया तो हम क्या करेंगे, फर्दर उसी स्टिमुलस को और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। बट 90% केस में जो हमारा पॉजिटिव साइकिल है वो विशियस है, खराब है हमारी बॉडी के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। जैसे कि जब किसी को शॉक होता है, शॉक लगता है, शॉक जो हमने पढ़ेंगे, अपने पढ़ा भी है वैसे, शॉक के केस में क्या होता है कि जब ये फर्स्ट डिग्री शॉक है ना सीवियरिटी में, तो ये ठीक ठाक है। सेकेंड डिग्री शॉक में पॉजिटिव विशियस साइकिल हो जाएगा, और जो ऑर्गन थोड़ा सा खराब था, थोड़ा सा डैमेज था, वो और डैमेज की तरफ चला जाएगा। अगर हार्ट में थोड़ा सा इस्चीमिया था, अब हार्ट का इस्चीमिया बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, फाइनली विल लीड टू मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो शॉक हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे पॉजिटिव विशियस साइकिल इज हार्मफुल फॉर अस, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है जहाँ पे पॉजिटिव विशियस साइकिल या पॉजिटिव साइकिल इज मैंडेटरी, पॉजिटिव फीडबैक इज मैंडेटरी। जैसे इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है कोगुलेशन। कोगुलेशन, जब किसी को भी ब्लीडिंग होती है, थोड़ा सा कटता है ना, तो पहले थोड़ा सा कोगुलेटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो थोड़ा सा कोगुलेशन का प्रोसेस हमको, और जो हमारे कोगुलेशन के स्टेप्स है उसको और प्रमोट करते हैं, और इसके कारण फर्दर जो हमारे पास जो फिब्रिन है, फाइब्रिनोजेनोस से फिब्रिन बनता है, और अल्टीमेटली वो जो क्लॉट है वो क्लॉट बन करके या फिब्रिन का थ्रेड बन करके हमारा जो ब्लीडिंग है वो बंद होता है, ठीक है। एलएच सर्च इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओव्यूलेशन। थोड़ा करके एलएच का एक दिन आना, 14 जहाँ पे एलएच जो है हमारा उसका लेवल हाईएस्ट होगा, पीक पे होगा, दैट इज एलएच सर्च। एक्शन पोटेंशियल, तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, शुरू में समझो कि 10 सोडियम चैनल खुले, 10 सोडियम चैनल खुले, अब इस 10 सोडियम चैनल ने फर्दर और 50 सोडियम चैनल को खुलवा दिए, दैट इज इन केस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। पार्चुरेशन के टाइम में क्या होता है कि पहले जब थोड़ा सा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बॉडी, मतलब जो मैटरनल सिग्नल है, यहाँ सिग्नल आएगा और थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ सिग्नल जाएगा और थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। जब थोड़ा ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो थोड़ा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, अब उस थोड़े और कॉन्ट्रैक्शन ने और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज प्रोड्यूस करने के लिए सिग्नल दिया, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा। तब तक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, उससे ऑक्सीटोसिन निकलता रहेगा फर्दर जब तक वो कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी सीवियर ना हो जाए और जो फीटस है उसका एक्सपल्शन नहीं हो जाए। दिस इज पार्चुरेशन रिफ्लेक्स, इसको पार्चुरेशन हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसको भी कर ले क्या, सेल एडेशन मॉलिक्यूल, छोटा सा ही है। सेल एडेशन मॉलिक्यूल की बात करें तो नाम समझ में आ रहा है ना, सेल एडेशन मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो कि सेल को चिपकाने का काम करेंगे, यही है ना, ठीक है। तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या है, इंट्रासेलुलर कनेक्शन, मतलब इंटरसेलुलर जंक्शन जो हमारे हैं, ठीक है, उसके एक पार्ट है जिससे कि क्या होगा, जो सेल होगा वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और सेल को बेसल लेमिना से कनेक्ट करेंगे। मतलब ये एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ऐसे समझ लो, हाँ मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ठीक है। वैसे इंटरसेलुलर जंक्शन ज़्यादा अच्छे मैसेंजर है, बट ठीक है, इसका समझ लो कि ये लिंक करने का काम करते हैं। इसमें एक प्रोटीन भी होता है, लिंकर प्रोटीन। तो ये सेल है, ठीक है। अब एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन, तो ये इंटरसेलुलर जंक्शन के पार्ट है, ठीक है।
इंटरसेलुलर जंक्शन के पार्ट है जो कि सेल को सेल से जोड़ने के काम आएंगे या सेल को बेसल लेमिना से जोड़ने के काम आएंगे। बस यही डेफिनेशन है। प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ इंटरसेलुलर कनेक्शन बाय विच सेल आर अटैच टू ईदर बेसल लेमिना और विद ईच अदर। ठीक है, इसके टाइप्स है, मेनली 4 टाइप्स हमको याद रखने हैं। पहला है इंटीग्रिन। इंटीग्रिन का मतलब क्या है? इंटीग्रिन जो कि बहुत सारे वेरियस रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, हेटेरोडाइमर मॉलिक्यूल है। एक अलग से हमको याद आता है IgG सब फैमिली के लिए, इसका नाम है एडहेशन मॉलिक्यूल ऑफ IgG फैमिली। तो ये क्या करते हैं, ये हमको ये IgG मॉलिक्यूल को वेरियस एंटीजन से कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, राइट। फिर आते हैं कैडहेरिन। तो C से कैडहेरिन, C से कैल्शियम। तो ये जो हमारे मॉलिक्यूल है ये हमारे कैल्शियम डिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स है, राइट। सेल टू सेल एडिशन बाय हीमोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, कैल्शियम डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसके अलावा आता है सेलेक्टिन। तो सेलेक्टिन जो होता है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड होता है, लेक्टिन लाइक डोमेन दैट बाइंड विद कार्बोहाइड्रेट्स। तो 4 हमको रखना है, इंटीग्रिन, IgG सब फैमिली के मेंबर, और इसके अलावा कैडहेरिन्स और सेलेक्टिन्स, ये हमारे 4 है। ठीक, अब इसके फंक्शन क्या क्या है? तो इसका सबसे पहला फंक्शन तो ये आता है कि ये इंटरसेलुलर जंक्शन के पार्ट है। तो सबसे पहले तो ये क्या करेंगे काजल दी, ये सबसे पहला फंक्शन क्या करेंगे कि जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में काम आएंगे। दूसरा, जितना भी हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन है एम्ब्रियोनिक सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं इनका रोल होता है। तो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारे अदर टिश्यू का, हमारे ऑर्गेनोजेनेसिस में इनका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसके अलावा एडल्ट में ये टिश्यू को होल्ड करके रखने का काम करते हैं। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन और वुंड हीलिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हम पैथो में वुंड हीलिंग में पढ़ रहे होंगे, पैथो में इन्फ्लेमेशन में पढ़ रहे होंगे, तब देखेंगे। और मेटास्टेसिस वो हम जब सेल एडिशन मॉलिक्यूल सेल जंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें जो सेल टू बेसल लेमिना वाला पार्ट आता है उसके डिस्टर्ब होने से, उसके डिस्टर्ब होने से हमको मेटास्टेसिस जो कैंसर है, ट्यूमर है, वो देखने को मिलता है। तो इनका थोड़ा बहुत रोल रहता है मेटास्टेसिस में। तो इनके वही रोल है जो हमारे रोल किसके काजल दी, जो हमारे रोल है इंटरसेलुलर जंक्शन के, क्योंकि ये है तो इंटरसेलुलर जंक्शंस के ही पार्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर जंक्शन भी कर ही ले क्या काजल दी, आपको पढ़ाने में क्यों मजा आ रहा है? इट हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट टास्क। चलो, इंटरसेलुलर जंक्शंस या जिसको हम क्या बोलते हैं काजल दी, सेल जंक्शंस या जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। जंक्शन मतलब क्या होता है? जो 2 चीज़ों को जोड़ेगा। यहाँ 2 चीज़ें क्या है? सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, या सेल नंबर 1 और सेल से कनेक्टेड बेसल लेमिना। ये बेसल लेमिना है, इसके ऊपर ये सेल है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इसको हम सेल जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सेलुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के बने हुए जो कि या तो सेल को सेल से जोड़ेगा या तो सेल को बेसल लेमिना से जोड़ेगा। ठीक है, अब इसके टाइप में आते हैं, 2 तरह के टाइप है। एक तो सेल से सेल को जोड़ने वाले टाइप हो जाता है और एक सेल को बेसल लेमिना से जोड़ने वाला टाइप है। जो सेल को सेल से जोड़ते हैं वो भी 3 फर्दर कैटेगरी के। अब इनके तीनों अलग अलग रोल है। ठीक है, एक है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन को ऐसे समझो कि अगर तुमने कोई बिस्किट रखा है डब्बे में, तो तुम उस डब्बे को एकदम टाइट से बंद कर दो। क्यों? क्योंकि काजल दी उसका बाहर का जो हवा है वो बिस्किट में ना लगे, नहीं तो बिस्किट मेरे मुलायम हो जाएंगे, राइट। तो टाइट जंक्शन क्या करते हैं, जैसे ये इतनी टाइटली होल्ड करते हैं, सीमेंटिंग करते हैं कि अब जो मेरा हवा था, मतलब जो इन्फॉर्मेशन था, जो भी कंटेंट था, वो इसको क्रॉस नहीं कर सके। एयर टाइट कंटेनर, टाइट जंक्शन। दूसरा आता है गैप जंक्शन। ये बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर के उल्टे हैं। कैसे उल्टे? अब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आया, या ऐसे समझो कि कॉलेज की तरफ से तुमको कोई इन्फॉर्मेशन मिला और ज़रूरत है कि 100 बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन तुरंत मिले, ऑन द स्पॉट, 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट भी बॉडी के लिए बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, पर 10 सेकेंड्स के अंदर तुम क्या करोगे? उस इन्फॉर्मेशन को ग्रुप में डाल दोगे, किसी एक को बता दोगे, 1 से 2 को बताओगे, 2 से 10 को पता चलेगा। तो ये होता है हमारे पास गैप जंक्शन का काम। ठीक है, और इसी के बीच में आते हैं तीसरे, जिसको हम बोलते हैं सेल एडहेशन जंक्शन, सेल एडेसिव जंक्शन, जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे। और इनके फर्दर अलग अलग काम से, क्योंकि इनके टाइप्स अलग अलग है। ठीक है, जिसमें 2 आता है, एक आता है जोना अडहेरेंस और एक आता है डेस्मोसोम्स। ठीक है, अब दूसरा तरीका होता है सेल को बेसल लेमिना से कनेक्ट करने वाला। तो सेल को बेसल लेमिना से कनेक्ट करने वाले हमारे पास मेनली सिर्फ 2 ही है। जैसे उसमें जोना अडहेरेंस था, इसमें इसका दूसरा भाई है फोकल एडेशन, उसमें डेस्मोसोम था सेल जंक्शन एडेशन में, और इसमें हमारा इसका दूसरा भाई है हेमी डेस्मोसोम्स। ठीक है, सेल एडेसिव मॉलिक्यूल हमने देख लिया। कैडहेरिन्स जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट चैनल है, इंटीग्रिन्स जो कि वेरियस रिसेप्टर से बाइंड होंगे, सेलेक्टिन जो कि लैक्टिन लाइन मॉलिक्यूल है जो कि कार्बोहाइड्रेट से बाइंड होंगे। ठीक, अब आते हैं हमारे पास सबसे पहले वाले टॉपिक पे। ये देखो डायग्राम देखते पहले, तो देख शो। ओके, तो ये हमारे पास एक्चुअली ये ऐसा भी नहीं होता, ये बिल्कुल एकदम एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है टाइट जंक्शन। दूसरा हमारे पास आता है ये जंक्शन, जिसमें थोड़ा सा गैप है,
और ये एक दूसरे से फाइबर्स के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक। और तीसरा हमारे पास आता है गैप जंक्शंस, जिसमें प्रॉपर एक ब्रिज है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आया चल के यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये टाइट जंक्शन है। ये हमारे पास उसको हमने क्या बोला था, सेल अडहेसिव मॉलिक्यूल्स, और सॉरी सेल अडहेसिव जंक्शंस, जिसमें हमारे पास जोना अडहेरेंस भी आता है और डेस्मोसोम्स भी आता है, ठीक है। और ये हमारे पास है तीसरा वाला, चौथा वाला गैप जंक्शन जो कि ब्रिज की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें अडहेरेंस जंक्शन, तो अडहेरेंस जंक्शन और डेस्मोसोम में थोड़ा सा ही अंतर है। अंतर भी क्या है एक्चुअली में, हमारा जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट है और जो प्राइमरी प्रोटीन्स है, ठीक। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट 15 से 20 nm का है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें प्राइमरी प्रोटीन होता है ई कैडहेरिन, और साइटोस्केलेटन जो इसमें है वो है एक्टिन। वाइल अगर हम किसकी बात करें काजल दी, डेस्मोसोम्स की, ठीक है। तो जो डेस्मोसोम्स है उसमें जो हमारा प्राइमरी प्रोटीन है वो है डेस्मोग्लिन या डेस्मोकोलिन, ठीक है, डेस्मोग्लिन या डेस्मोकोलिन। और जो इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो है टोनोफिलामेंट, और या तो इसको क्या बोलते हैं, हाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट है साइटोस्केलेटन, और इसको हम टोनोफिलामेंट भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली में इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि वो है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन को बोलते हैं जोना ऑक्लूडेंस, ब्लॉक कर देना, खत्म, ब्लॉक मतलब इधर से इंफॉर्मेशन इधर नहीं जाएगा, दैट्स इट। तो इनके बीच में प्रॉपर मतलब एकदम बैरियर जैसा, सीमेंट जैसा होता है कि नहीं भाई खत्म, ठीक है। इसका जो मेनली प्रोटीन है वो है ऑक्लूडेंस, नाम से याद रख सकते हैं ऑक्लूडिन, राइट, क्लाउडिन और ऑक्लूडिन। ये काम क्या करेगा, इसका काम हमने देखा कि ये बैरियर की तरह काम करेगा, सीमेंट कर देगा, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर में, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर में हमारा जो ब्लड है वो नॉर्मली तो बॉडी में चलो ठीक है, थोड़ा बहुत फॉरेन बॉडी भी आ गया, थोड़ा बहुत एलर्जन भी आ गया, थोड़ा बहुत माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह भी आ गया, इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन वंस इट रीचेस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, राइट। इसीलिए जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है वो स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरह काम करता है, और उसमें बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ें जाना अलाउड है, और वो छानने का काम क्या करता है हमारे पास टाइट जंक्शन, कि भाई ये नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता, खत्म, ठीक है। जीआई में है, किडनी में है, कहीं कहीं है, 2-3 जगह। ये क्या करेगा प्रॉपर, ये एक बैरियर कर देगा जिसके कारण आयन, सॉल्यूट, फॉरेन पार्टिकल जो भी है वो एक सेल से दूसरे सेल तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। आप बताते हैं तीसरा, दैट इज गैप जंक्शन। गैप जंक्शन की अगर बात करें, इसको हम नेक्सस बोलते हैं। नेक्सस इसलिए क्योंकि इसका ना जो प्रोटीन है वो कोनेक्सिन है, कोनेक्सिन इसका प्रोटीन है, और इसकी सब यूनिट है कोनेक्सिन, ठीक है। तो सबसे पहले गैप जंक्शन हमने देखा कि ग्रुप पे मैसेज, किसी प्रोफेसर ने आपको इन्फॉर्म किया, आप सीआर है, आपको इन्फॉर्म किया गया कि कल है पेपर, अब आपको ये न्यूज़ पूरे ग्रुप को फैलानी है इंस्टेंट। ये गैप जंक्शन का काम है कि आपको मिला सिग्नल, अब ये सिग्नल पूरे सेल में तुरंत फैलना चाहिए, तुरंत, रैपिड, क्विक, फास्टेस्ट। ये होता है हमारे पास गैप जंक्शन काम। इसमें गैप होता है ऑलमोस्ट 3 से 4 नैनोमीटर का, और ये प्रेजेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कहाँ प्रेजेंट होंगे काजल दी, हार्ट में, कि एक इम्पल्स आया, पूरे मायोसाइट को, पूरे कार्डियक मायोसाइट को एक्टिवेट करना है, चाहिए हमको। नर्वस सिस्टम में, नर्व फाइबर में थोड़ा सा स्टिमुलस आया, उससे फर्दर नर्व या तो फर्दर मसल स्टिमुलेशन, ठीक। अब इसमें जो प्रोटीन है मैंने आपको बताया, इसका जो प्रोटीन है वो है हमारे पास कोनेक्सिन, जो कि 6 सब यूनिट का बना हुआ है, जिसका सब यूनिट का नाम है कोनेक्सिन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो एक्सचेंज का काम करेगा, और दूसरा सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, प्रोपोगेट करेगा, चाहे वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो, हाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही तो होंगे, ठीक है। इसके अलावा आयंस, केमिकल मैसेंजर, जो भी चीज़ें हैं हमको क्या करने के काम आएगा, ट्रांसमिट करने के काम आएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है किसका, गैप जंक्शन के बारे में। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक बच गया, सेल टू बेसल लैमिना। तो सेल टू बेसल लैमिना में मैंने आपको बताया जैसे हमारे पास जोना अडहेरेंस और दूसरा क्या था काजल दी, एक तो जोना अडहेरेंस था और एक डेस्मोसोम था, है ना। तो जो जोना अडहेरेंस था उसमें हमने क्या देखा था कि जो प्राइमरी प्रोटीन है काजल दी वो क्या है, ई कैडहेरिन, और दूसरा हमारे पास क्या देखा था, वहाँ पे साइटोस्केलेटन था, एक्टिन, राइट। तो यहाँ पे जो फोकल अडहेशन है वो जोना अडहेरेंस का छोटा भाई है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमारा जो साइटोस्केलेटन एलिमेंट है वो है एक्टिन। वाइल वहाँ पे डेस्मोसोम था, जहाँ पे साइटोस्केलेटन एलिमेंट क्या था काजल दी, टोनोफिलामेंट, या हमने इसको क्या बोला था, इंटरमीडिएट फिलामेंट, राइट। तो यहाँ जो हमारा हेमीडेस्मोसोम है इसमें भी जो हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट है या साइटोस्केलेटन एलिमेंट है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है कि जब कैंसर होता है मेटास्टेटिक मेनली, तो जो हमारा बेसल लैमिना का जंक्शन है वो सबसे पहले जाएगा, डिस्टर्ब होगा, ठीक है।
अभी तुमने आधा चैप्टर भी नहीं ख़त्म किया और इट हैज़ ऑलरेडी बीन 44 मिनट्स। तो बचा मुझे पोर्शन है, उसको मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म हो जाए। 15 पेजेस तो बचे हो जाएगा, ठीक है। उसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म हो जाए। और कोई आपका डाउट बच गया है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।